हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं हिमानी उपाध्याय। आप सभी का स्वागत है इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के व्याख्यान श्रृंखला। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे उद्देश्य क्या होते हैं, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स, हाउ टू राइट ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को कैसे लिखा जाता है। सामान्यतः जो नए रिसर्च स्कॉलर होते हैं, नए शोध करने वाले बच्चे हैं, वो पिन पॉइंट उद्देश्य लिख पाने में सक्षम नहीं होते। सटीक, जिनको हम कहते हैं सटीक उद्देश्य, वो नहीं लिख पाते हैं। सामान्यतः जनरली छोटी छोटी सी गलतियां लोग करते हैं। वो लिख देते हैं कि खोज करना, टू फाइंड आउट, मूल्यांकन करना, टू इवेल्युएट, टू एसेस, जांच करना। ये शब्द अप्रोप्रिएट नहीं होते। इन शब्दों के द्वारा कभी भी उद्देश्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि कैसे लिखते हैं, उद्देश्य होते क्या है और उनको कैसे लिखते हैं। चलिए आइए हम बिना देरी किए समझने की कोशिश करते हैं कि और उद्देश्य क्या होते हैं। चलिए आइए हम जानने की कोशिश करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है, रिसर्च उद्देश्य होते क्या है वास्तव में। रिसर्च उद्देश्य जो भी आप लिख रहे हैं कैसे होने चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर कॉन्साइज होने चाहिए। स्टेटमेंट जो भी आप कथन लिख रहे हैं, बिल्कुल जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल एकेडमिक शब्दों का प्रयोग करेंगे। और जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों से आपकी जो समस्या है उस समस्या के बारे में हमको पूरी पूरी जानकारी मिलती है कि हमको उसमें कौन सा शोध विधि, शोध प्रकल्प इस्तेमाल करना है, कौन से हम डाटा एनालिसिस यूज करेंगे, ठीक है ना, कंक्लूजन, निष्कर्ष कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैसे होंगे। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर concise statement that outlined what our research project aimed to accomplish, guiding every step from data collection to conclusion। मतलब जो भी आप लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव कैसा होगा, बिल्कुल क्लियर है, कॉन्साइज स्टेटमेंट है, ठीक है ना। और साथ ही साथ वो ऑब्जेक्टिव हमको बता रहा है, निर्देश दे रहा है कि हमारी विधि क्या होगी, शोध विधि क्या होगी, शोध प्रकल्प हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, और हम इसमें डाटा कलेक्शन के लिए विधियां हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एनालिसिस के लिए डाटा को एनालाइज करने के लिए कौन से मेथड का यूज करेंगे, कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करेंगे। ये सारी चीजों को कौन बता रहा है, दिशा निर्देश कौन दे रहा है आपको, आपके रिसर्च ही आपको दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है, तो रिसर्च आपका ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, SMART, एस फॉर स्पेसिफिक। आप जो ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक, पिन पॉइंट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल। आप जो भी उद्देश्य लिख रहे हैं वो उद्देश्य कैसा हो, मापन योग्य होना चाहिए, जिसे आप आसानी से माप सकें। ठीक है ना। आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा अपना ऑब्जेक्टिव ले लिया है और उस ऑब्जेक्टिव को आप पूरा कर पाने में सक्षम नहीं होते। जब जब हम सब फेल होते हैं तो हमारा डिप्रेशन होता है और हमारा कई बार रिसर्च रुक जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसा कभी भी आप ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, इट शुड बी अचीवेबल, जिसे हम आसानी से प्राप्त कर सके। साथ ही साथ हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं इट शुड बी रिलायबल, R फॉर रिलायबिलिटी, है ना। रिलायबिलिटी से मतलब क्या है, विश्वसनीयता, जिसमें कंसिस्टेंसी हो, जिसमें सत्यता हो। उन ऐसा ही आप अपना उद्देश्य लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो भी उद्देश्य लिख रहे हैं इट शुड बी टाइम बाउंड, T फॉर टाइम बाउंड। समय सीमा में आप जरूर बांधिए, नहीं तो हम कभी भी अपने उद्देश्य को समय में प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। कोई भी जो बात मैंने अभी बताई, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को आपको क्या क्या चीज बताते हैं, इट प्रोवाइड डायरेक्शन। हमें हमेशा जो भी शोध होते हैं वो एक दिशा बताते हैं कि हमको किस दिशा में चलना है, किस दिशा में जाना है, क्या कार्य करना है। साथ ही साथ जो भी आप रिसर्च का ऑब्जेक्टिव तय कर रहे हैं वो हमको बताता है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हमने ये लिखा है तो हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी आप हमको ये प्रयोग करनी होगी। डाटा एनालिसिस हमको प्रयोग करने के लिए ये वाला डाटा एनालिसिस मेथड को यूज करेंगे। सांख्यिकी की विधि भी क्लियर होती है। साथ ही साथ तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सही उद्देश्य लिखते हैं तो उद्देश्य आपका क्या स्कोप है आपके स्टडी का, उसको भी डिफाइन करता है। इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए
कि जो भी हमने टॉपिक लिया है उस टॉपिक के एक एम को, उस एम को छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में तोड़ लेना चाहिए। ब्रेक डाउन द एम इन स्मॉल स्मॉल पार्ट। ठीक है। और जैसे अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, इट शुड बी और यूज ऑफन स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। हमेशा कैसा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे आप, जो कि स्मार्ट हो, आसानी से जिसे आप प्राप्त कर सकें। ठीक है। और उद्देश्य हमेशा ध्यान रखिए, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। ये सेंटेंस फॉर्म में भी हो सकता है और क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। तो पर दोनों को एक साथ कभी भी मत लिखिएगा। दोनों को एक साथ लिखना मतलब ये रिपीटिशन होगा, और थीसिस में कभी भी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि उद्देश्यों को हम कैसे लिखें, इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात, उद्देश्यों को लिखने के लिए जो आप ध्यान रखेंगे कि आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। जो भी शोध समस्या है उसको आसानी से आप सबसे पहले गहराई से आप उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है। फिर उसमें सेंट्रल इश्यूज क्या क्या है आपकी स्टडी में, उसको भी आप पिन पॉइंट करिए, उसको अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए। सबसे पहला काम। इतना हो जाने के बाद फिर आपका जो एम है उसको आप डिफाइन करिए, किस एम को लेके आप काम करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने एम को आप छोटे छोटे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेक डाउन कर लेंगे, बना लेंगे, छोटे छोटे उद्देश्य बना लेंगे आप। ठीक है, ताकि आपको उसको अचीव करने में आसानी हो, कठिनाई ना हो, आपको एकदम से बर्डन ना लगे। चौथी बात, हाँ, उद्देश्य लिखते समय आपको एक्शन ओरिएंटेड वर्ब का ही यूज करना है। ठीक है ना। आप कभी भी इस तरह के वर्ब को यूज नहीं करेंगे जैसे टू फाइंड आउट, टू इवेलुएट, टू एसेस, है ना। सामान्यतः जो रिसर्चर होते हैं वो लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव में टू फाइंड आउट, है ना, किसी भी चीज को खोजना, या किसी भी चीज का मूल्यांकन करना, टू इवेल्युएट, या किसी भी चीज की जांच करना, है ना। ये कैसे वेग शब्द है, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आप अपना उद्देश्य बनाते समय ऑब्जेक्टिव को कैसा बनाएंगे, इट शुड बी स्मार्ट। ठीक है ना, जिसे आप आसानी से अचीव कर सकें। अब इन्हीं चीज, इसी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, कैसे आप इस ऑब्जेक्टिव्स को लिख सकते हैं। हमने सर्वे रिसर्च के लिए देखते सबसे पहले कि हाउ टू राइट पिन पॉइंटेड ऑब्जेक्टिव्स। कैसे लिखेंगे अलग अलग, हम जैसे ये टाइटल है, इस टाइटल को हमने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर लिया हमने एम को, फिर उसको एक एक करके लिखने की कोशिश करके समझने की कोशिश करेंगे कि उद्देश्य हमारा ये होगा। तो उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, और रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ साथ हम डाटा एनालिसिस की मेथड कौन सी यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ जो लिखा हुआ है देखेंगे, टू कंपेयर एंजाइटी ऑफ मेल और फीमेल स्टूडेंट। अगर आप ये ले रहे हैं इस तरह का बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि टॉपिक क्या लिया था यहाँ पर, टॉपिक सिंपली लिया हुआ टू कंपेयर, टू कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल और फीमेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ जबलपुर। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ, ठीक है, यहाँ पे एक शब्द क्या आएगा, स्टडी ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल और फीमेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ जबलपुर। इसमें हमने छोटे छोटे इसको पार्ट में डिवाइड किया। तो सबसे पहले सिंपली हम मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि एंजाइटी, मेल और फीमेल के एंजाइटी को कंपेयर करना है, तुलना, तो क्या होता है, क्या मेल का ज्यादा एंजाइटी होती है या फीमेल को एंजाइटी ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में आप सिंपली क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर इस ऑब्जेक्टिव को थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पर एंजाइटी को कंपेयर कर रहे हैं, परंतु कहाँ किसके कैसे ये चीज स्पष्ट नहीं है, आसानी से ये चीज पूरी चीज समझ में नहीं आ रही। परंतु यही बात अगर देखें दूसरे टॉप इसमें, टू कंपेयर मीन स्कोर, क्योंकि यहाँ पे एंजाइटी को सीधे सीधे एंजाइटी की क्या चीज हम मापना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा टू कंपेयर मीन स्कोर ऑफ एंजाइटी। तो एंजाइटी का हमने क्या लिया हुआ, मेल और फीमेल के, हमने एंजाइटी को टेस्ट लगाया, मेल का और फीमेल स्टूडेंट्स का, फिर उनके स्कोर्स का मीन स्कोर निकाला, फिर इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर उनको स्पष्ट हो गया कि एंजाइटी जो मेल फीमेल के, उनके मीन स्कोर को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप, इट इज क्लियर, और इसे आप आसानी से लगा सकते हैं, टी टेस्ट के थ्रू इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तीसरी बात यहाँ पे, टू कंपेयर एडजस्टेड मीन स्कोर ऑफ एंजाइटी of male and female student by considering their stress as a covariate। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज किया हमने कि कंपेयर जरूर कर रहे हैं, परंतु एडजस्टेड मीन किसके, मीन स्कोर किसके हैं, एंजाइटी के, मेल फीमेल स्टूडेंट्स के, परंतु यहाँ पर स्ट्रेस को हमने क्या ले लिया है, कोवेरिएट जैसे के रूप में ले लिया, अलग रखा।
ठीक है ना, हमने उन्हीं स्टूडेंट्स के स्ट्रेस को, फिर हम उनकी एंजाइटी पे देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको वन वे एनकोवा, जब हम किसी भी चीज को कोवेरिएट लगते हैं तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस को यूज करना पड़ता है। ठीक, समझ में आ रही थी बात? चौथा वाला उद्देश्य देखिए, टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर, रेसिडेंशियल बैकग्राउंड एंड देयर इंटरेक्शन ऑन एंजाइटी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर किसका प्रभाव दिख रहा है, यहाँ जेंडर भी ले लिया हमने, यहाँ पर रेसिडेंशियल बैकग्राउंड भी ले लिया मेल फीमेल स्टूडेंट्स का, है ना, और एंड देयर इंटरेक्शन मतलब उनका अंतःक्रियात्मक प्रभाव देखना चाह रहे हैं किसके ऊपर, एंजाइटी, है ना, ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट्स, ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास वर्ड और लिख लिया। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब आप प्रभाव दिख रहे हैं जहाँ पे जेंडर भी मेल फीमेल भी है, रेसिडेंशियल बैकग्राउंड भी है 9th क्लास स्टूडेंट का, उनका इंटरेक्शन भी दिख रहा है सोसाइटी पे, तो ऐसी स्थिति में भी आप कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, टू वे एनोवा और थ्री वे एनोवा के थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिविजुअल इफेक्ट भी देख रहे हैं, जेंडर का भी, रेसिडेंशियल बैकग्राउंड का भी, और देयर इंटरेक्शन मतलब यहाँ पे ज्वाइंट इफेक्ट भी देख रहे हैं ना, ज्वाइंट मतलब उनका अंतःक्रियात्मक प्रभाव भी हम देखना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर टू वे और थ्री वे अनोवा से काम कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक, पांचवा वाले ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर, रेसिडेंशियल बैकग्राउंड, मंथली इनकम, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल और जोड़ लिया, एंड देयर वेरियस इंटरेक्शन ऑन एंजाइटी ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट्स, क्लास 9th स्टूडेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमने जेंडर भी लिया हुआ है, रेसिडेंशियल बैकग्राउंड भी लिया हुआ है, मंथली इनकम भी है, और उनके वेरियस उनका ज्वाइंट उनका इंडिविजुअल इफेक्ट भी दिख रहे हैं और ज्वाइंट इफेक्ट भी दिख रहे हैं, तो मीन्स बहुत सारे अंतःक्रियात्मक प्रभाव दिख रहे हैं एंजाइटी के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, टू वे अनोवा और थ्री वे अनोवा लगाना आपको पड़ेगी। ठीक, क्लियर हो रही थी बात, स्पष्ट हुई? दूसरा यहाँ पर छठवे वाले आप देखेंगे इसमें, टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर, रेसिडेंशियल बैकग्राउंड एंड देयर इंटरेक्शन ऑन एंजाइटी ऑफ स्टूडेंट बाय कंसिडरिंग देयर स्ट्रेस एज ए कोवेरिएंट। अब यहाँ पे उन्हीं बच्चों को हमने क्या किया, जेंडर भी लिया हुआ है, रेसिडेंशियल बैकग्राउंड भी है, उनका अंतःक्रियात्मक प्रभाव दिख रहे हैं एंजाइटी के ऊपर, परंतु यहाँ पर स्ट्रेस को यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इसको कोवेरिएंट के रूप में लिया हुआ है। ठीक है, तो जब कोवेरिएंट के रूप में लिया तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू वे और थ्री वे एनकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस के द्वारा आप इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इस उद्देश्य से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कौन सी आपकी डाटा एनालिसिस यूज होगी। सातवें वाले में आप देखिए, टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर है, रेसिडेंशियल बैकग्राउंड है, मंथली इनकम है, एंड देयर वेरियस इंटरेक्शन ऑन एंजाइटी ऑफ स्टूडेंट बाय कंसिडरिंग देयर स्ट्रेस एज ए कोविड। यहाँ पे भी फिर से स्ट्रेस को हमने कैसे लिया, कोविड के, परंतु यहाँ पर आपके वेरिएबल्स बढ़ गए, जेंडर भी मेल फीमेल भी हो गया, रेसिडेंशियल बैकग्राउंड भी है, मंथली इनकम है, और उनका इंडिविजुअल एज वेल एज ज्वाइंट इफेक्ट भी हम देख रहे हैं, परंतु यहाँ पे स्ट्रेस कैसा है, यहाँ पे कोवेरिएंट के रूप में, तो यहाँ पर भी आपका क्या यूज होगा, एनकोवा ही यूज होगा, टू वे एनकोवा और थ्री वे एनकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस को यूज करेंगे। समझ आ रही थी बात आपको? चलिए इसके बाद हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे एक और एग्जांपल के थ्रू। इसमें टॉपिक लिया यहाँ टाइटल में, a study of anxiety in relation to stress, tension and monthly expenses of school teacher of जबलपुर। अब देखिए इस टॉपिक से समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम रिलेशन संबंध देखना चाह रहे हैं, संबंध देखना चाह रहे हैं, तो फिर आप किस तरह का ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ठीक है ना। इसलिए किसी भी टाइटल, किसी भी जो समस्या ले रहे हो, समस्या का वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला वाला ऑब्जेक्टिव देखेंगे इसमें, टू स्टडी द इंटर कोरिलेशन। देखिए यहाँ पर जो एक्शन वर्ड यूज किया, वर्ब यूज किया, क्या यूज किया है, इंटर कोरिलेशन, सह संबंध देख रहे हैं अमंग किसके बीच में, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन एंड मंथली एक्सपेंसेस, इन सब के बीच में हम क्या देखना चाह रहे हैं, इंटर कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी स्टडी यूज होगी, आप प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन विधि के द्वारा आसानी से इसका आप रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोरिलेशन देख सकते हैं। दूसरे ऑब्जेक्टिव में आप ध्यान दीजिए, टू स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन एंजाइटी एंड स्ट्रेस।
हमने सिर्फ दो चीज के बीच में हम देखना चाह रहे हैं, कोरिलेशन किसके बीच में, एंजाइटी के बीच में और स्ट्रेस के बीच में। परंतु यहाँ पे पार्शलिंग आउट किसको कर दिया, इफेक्ट ऑफ टेंशन और मंथली एक्सपेंसेस को हमने यहाँ पर हटा दिया है, ठीक है, उसको अलग कर दिया पार्शली। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या लगाना पड़ेगा, पार्शियल कोरिलेशन लगाना पड़ेगा, जो इस ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। ठीक, तीसरा ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे, टू स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन एंजाइटी टेंशन by parceling out the effect of stress and monthly expenses of school teacher। ठीक है, तो यहाँ पे कोरिलेशन देख रहे हैं एंजाइटी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर में देखा था एंजाइटी और स्ट्रेस दिया था, अब यहाँ पे एंजाइटी एंड टेंशन लिया, ठीक है ना। और पार्शलिंग किसको किया, पार्शलिंग आउट स्ट्रेस को, मंथली एक्सपेंसेस को। तो यहाँ पर भी क्या यूज होगा आपका, पार्शियल कोरिलेशन के द्वारा ही इसको आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चौथे ऑब्जेक्टिव पे देखिए, अब हमने यहाँ पर एंजाइटी लिया हुआ है और मंथली एक्सपेंसेस लिया हुआ है। कोरिलेशन किसके बीच में देखना चाह रहे हैं, एंजाइटी और मंथली एक्सपेंसेस। और पार्शलिंग आउट किसको किया है, किसके इफेक्ट को, स्ट्रेस को और टेंशन, स्कूल टीचर्स के। तो यहाँ पर भी क्या यूज होगा, पार्शियल कोरिलेशन ही यूज होगा। ठीक, समझ में आ रही बात। तो देखिए इतने डेप्थ में हम एक एक चीज को लेकर डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट। फिफ्थ वाला ऑब्जेक्टिव लिया हुआ पे, टू स्टडी द ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस टेंशन एंड मंथली एक्सपेंसेस इन प्रिडिक्टिंग एंजाइटी ऑफ स्कूल टीचर। तो यहाँ पे देखिए ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं आप, कि हमने स्ट्रेस का टेंशन को लेके फिर एंजाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, या स्ट्रेस को मंथली एक्सपेंसेस के साथ क्या इफेक्ट हो सकता है, या टेंशन का मंथली एक्सपेंसेस के क्या हो सकता है, या इन सबका मिला के क्या हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या सांख्यिकी लगानी पड़ेगी, मल्टीपल कोरिलेशन, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल चीजों के बीच में सहसंबंध देखना चाह रहे हैं। ठीक, समझ में आ रही बात। छठवां वाले ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, टू स्टडी द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन of stress tension and monthly expenses in predicting anxiety of school। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया हुआ है, एक्शन वर्ब, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, एक एक का अकेला क्या इफेक्ट होता है किसको प्रेडिक्ट करने में, एंजाइटी और स्कूल टीचर्स का। तो ऐसी स्थिति में अब आप जहां पर क्या लगाना पड़ेगा, आपको रिग्रेशन एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू आप यहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट इसके ऊपर हो रहा है। सेवेंथ वाले में भी, टू एस्टेब्लिश रिग्रेशन इक्वेशन फॉर predicting anxiety on the basis of stress tension and monthly expenses of school teachers। को इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सीधे हम रिग्रेशन इक्वेशन तैयार कर रहे हैं प्रेडिक्ट करने के लिए कि एंजाइटी को प्रेडिक्ट करना है किस बेस के आधार पर, स्ट्रेस के आधार पर, टेंशन के आधार पर और मंथली एक्सपेंसेस के आधार पर स्कूल टीचर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, द रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करना पड़ेगा। अब देखिए जितनी भी अभी हमने सातों ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, इन सातों ऑब्जेक्टिव्स की जो वर्डिंग्स हैं वो कैसी है, बिल्कुल बिल्कुल पिन पॉइंटेड है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, जिनको पढ़ने के बाद आसानी सबको समझ में आ रहा है कि कौन सी रिसर्च मेथड हमको यूज करनी है, डाटा एनालिसिस हम कौन सा यूज करेंगे। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है इतनी। चलिए अब हम दूसरे एक टाइटल के थ्रू और समझने की कोशिश कर सकते हैं, करेंगे कि कैसे आप ऑब्जेक्टिव्स को लिखेंगे। यहाँ पर जो टॉपिक लिया है वो आप प्रभाव देखना चाह रहे हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ योगा इन टर्म ऑफ स्ट्रेस ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट्स ऑफ जबलपुर। तो 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स का आपने क्या देख रहे हैं, उनकी योगा अगर कराते हैं उनको, तो योगा से उनके स्ट्रेस के ऊपर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे उनको लिखने का तरीका हो जाएगा। पहला वाला ऑब्जेक्टिव देखो, टू कंपेयर मीन स्कोर ऑफ स्ट्रेस ऑफ योगा ग्रुप एंड नॉन योगा ग्रुप। यहाँ पे दो ग्रुप ले लिए हैं और दो ग्रुपों को आप सीधे सीधे सिंपली आप कंपेयर कर रहे हैं कि इस जब हम स्ट्रेस करा रहे हैं, एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है। तो और एक जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको हमने योगा कराया और नॉन एक्सपेरिमेंटल जो कंट्रोल ग्रुप है उसको नहीं कराया। तो दोनों के स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगा, मैथडोलॉजी क्लियर हो गई कि आप प्रयोगात्मक शोध इस्तेमाल कर रहे हैं और जो भी हमारे पास स्कोर आ रहे हैं उस स्कोर को आप कैसे टी टेस्ट के द्वारा या फिर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के थ्रू आप इसको एनालाइज कर सकते हैं।
ठीक, समझ में आती बात। दूसरा उद्देश्य अगर देखेंगे, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जेंडर एंड देयर इंटरेक्शन ऑन स्ट्रेस ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट ऑफ जबलपुर। आप फिजिकल एक्सरसाइज करा रहे हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों को करा रहे हैं, फिर उनका अंतःक्रियात्मक प्रभाव दिख रहा है किसके ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर, कि क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इस तरह से आप लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव को, तो यहाँ पर 2 वे एनोवा और 3 वे एनोवा के थ्रू आप आसानी से रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर इंडिविजुअल इफेक्ट भी देख रहे हैं और ज्वाइंट इफेक्ट भी देख रहे हैं। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जेंडर, फैमिली साइज एंड देयर वेरियस इंटरेक्शन ऑन स्ट्रेस ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट ऑफ जबलपुर। ठीक है, तो इस वाले ऑब्जेक्टिव में अगर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज भी है, मेल और फीमेल भी है, और फैमिली साइज को हमने और जोड़ दिया यहाँ पर। इनका ज्वाइंट इफेक्ट भी देखना चाह रहे हैं हम, इंडिविजुअल इफेक्ट भी देखना चाह रहे हैं। ज्वाइंट इफेक्ट मतलब इनका अंतःक्रियात्मक प्रभाव। तो ऐसी स्थिति में अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 वे और 3 वे एनोवा के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चौथे फोर्थ वाले ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए, टू कंपेयर एडजस्टेड मीन स्कोर ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, किसका लिया एडजस्टेड मीन स्कोर, स्ट्रेस का लिया है, योगा ग्रुप और नॉन योगा ग्रुप। यहाँ पे फिर हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है, परंतु यहाँ पे एंजाइटी और टेंशन को हमने एज ए कोवेरिएट ले लिया। रिसर्च मेथड कैसी होगी आपके यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, और ऐसी स्थिति में आप क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कोवेरिएट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस को यूज करेंगे। क्लियर, ठीक, समझ में आ रही बात। पांचवा वाले ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जेंडर and their interaction on stress of 11th class student of Jabalpur by considering their anxiety and tension as a covariate। अब यहाँ पे सिंपल सा इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, सभी मेथड करेंगे। यहाँ पर सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज करा रहे हैं, जेंडर भी ले लिया, मेल फीमेल, उनका इंडिविजुअल इफेक्ट भी दिख रहे हैं, साथ ही साथ हम ज्वाइंट इफेक्ट भी दिख रहे हैं स्ट्रेस के ऊपर, परंतु यहाँ पर हमने एंजाइटी और टेंशन को एज ए कोवेरिएट रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब क्या यूज होगा, एनकोवा, हमको एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस यूज करना होगा। 6 ऑब्जेक्टिव में देखिए यहाँ पे, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जेंडर। अब यहाँ पे पहले हमने फैमिली साइज ऊपर 5वें में नहीं लिया था, 5th में फैमिली साइज है, एंड देयर वेरियस इंटरेक्शन ऑन स्ट्रेस ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट ऑफ जबलपुर बाय कंसिडरिंग देयर एंजाइटी एंड टेंशन एज ए कोवेरिएंट। तो हम प्रभाव देख रहे हैं फिजिकल एक्सरसाइज का, जेंडर के ऊपर, मेल और फीमेल दोनों, फैमिली साइज, कितनी बड़ी फैमिली को वो बिलोंग करता है, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, उनका व्यक्तिगत वैयक्तिक प्रभाव भी देख रहे हैं, और उनका क्रियात्मक, इंडिविजुअल एज वेल एज इंटरेक्शनल इफेक्ट देखना चाह रहे हैं स्ट्रेस का। ठीक है ना, परंतु यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया है, एंजाइटी और टेंशन को कोवेरिएट के फॉर्म में लिया हुआ। तो यहाँ पे अब क्या इस्तेमाल करना होगा हमको, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। ठीक, 7th में आप देखेंगे, टू स्टडी द ट्रेंड इफेक्ट ऑफ योगा ऑन स्ट्रेस ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट ऑफ जबलपुर। यहाँ पर हम क्या देखना चाह रहे हैं, ट्रेंड देखना चाह रहे हैं, इफेक्ट का क्या ट्रेंड, क्या प्रभाव, किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगाना पड़ेगा, ट्रेंड एनालिसिस लगाकर ही आप रिजल्ट को फाइंड आउट कर पाएंगे, डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स पे अगर आप ध्यान दें, तो सारे ऑब्जेक्टिव्स की जो वर्डिंग्स है बिल्कुल कैसी है, पिन पॉइंटेड है। वर्डिंग्स ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी स्पेसिफिक, पिन पॉइंटेड। समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बात इतनी। अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया यहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स के शब्द लिखेंगे, वर्डिंग्स लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखिए बहुत ही, क्योंकि जैसे अभी मैंने समझाया आपको बहुत ही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो भी लिख रहे हैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आप क्या करने वाले हैं, कैसे डाटा एनालिसिस करेंगे और किस तरह से कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। एनालिसिस करते समय भी 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव के अनुसार, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑब्जेक्टिव के आधार पर आप एनालाइज करते हैं रिजल्ट को। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, बहुत ही स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कॉन्साइज स्टेटमेंट है, बिल्कुल पिन पॉइंट स्टेटमेंट होना चाहिए कथन, और साथ ही साथ जो भी हम लिख रहे हैं उससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो शोध है, जो टॉपिक है, वो हमको गाइड करेगा आपको कि
फर्स्ट स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक, कैसे डाटा कलेक्शन से लेके कंक्लूजन ड्रॉ करने तक आपको ऑब्जेक्टिव मदद करते हैं, आपको बिल्कुल भी भटकने नहीं देंगे। सही दिशा निर्देश, जैसे घोड़े के दोनों तरफ आप देखते हैं ना, काले चश्मे पहना दिए जाते हैं, और उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो दाएं बाएं ना देखें। तो ऑब्जेक्टिव अगर आपने सही बनाए हैं तो आप शोध बहुत सही तरीके से काम कर सकते हैं। स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए अपन ने समझने की कोशिश की, एग्जाम्पल के थ्रू देखने की प्रयास की। मैं सोचती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई कठिनाई आती है तो सवाल अंत में बॉक्स में नीचे लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।